नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी, और हम बात करेंगे कि भाई देखिए, एक ट्रंप नाम का व्यक्ति जीत गया। उतनी दूर 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में वो जीता, और अमेरिका में जो उसके विरोधी थे उनका मेल्टडाउन हो रहा है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कोई काले कपड़े पहन के स्टूडियो में बैठा है। ये तो सब हो रहा है, लेकिन हमारे भाई लोगों को क्या हो रहा है? अब इसी पे चर्चा करते हैं। हर्ष कुमार जी हमारे साथ हैं, और उसके पहले बस आपको यह याद दिला दें कि कृपया हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर अवश्य जाएं। वहाँ आपके लिए कुछ नए क्लोथिंग आइटम्स हैं, और बटोगे तो कटोगे वाली टी शर्ट तो बहुत हिट अरे हो वो रही तो है। वायरल हो रही है आपकी टी शर्ट। वो शहजाद पूनावाला मोदी जी से कल रात मिल रहे थे तो वही टी शर्ट पहन के मिल रहे थे। आपने देखा नहीं वो तस्वीर? अच्छा, मोदी जी पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए आप। शहजाद पूनावाला, वो कल इनका दिल्ली में कार्यक्रम था, इनके यहाँ अनिल बलूनी के घर पे। ये पहाड़ी लोग जो है वो दिवाली एक सप्ताह बाद मनाते हैं। कुछ पता नहीं, वहां पे कुछ कस्टम है इस तरह का कि वहां उत्तराखंड में दिवाली कुछ समय के बाद मनाई जाती है। तो उन्होंने अपने घर पे एक कार्यक्रम रखा था, उसमें मोदी जी भी आए हुए थे। और उसमें जो है शहजाद पूनावाला वही टी शर्ट आपकी बटोगे कटोगे पहन के ऐसे खड़े हुए थे, और मोदी जी स्पेशली ऐसे पढ़ रहे हैं रुक के उसको। आप देखिएगा, वो तस्वीर मीडिया में चल रही है खूब। मैंने कहा संजय चलिए जी जी। की टी शर्ट जो है वायरल हो रही है। तो इसलिए आप सभी लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और जाके वहाँ स्टोर पे और अपने मनपसंद आइटम ले सकते हैं। तो हर्ष जी, यही जो मैंने कहा कि भाई, मैं तो जब से ट्रम्प जीता है तब से मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए आजकल CNN और ABC वगैरह देखा करता हूँ, जी क्योंकि जी वहाँ पे कई लोग जो हैं वो बड़ी-बड़ी विचित्र बातें करते रहते हैं। जी। लेकिन हमारे भाई लोग जो हैं, वो क्या कह रहे हैं? योगेंद्र यादव जी का तो सुना डेमोक्रेसी से विश्वास ही उठ गया। सब उन्होंने ऐसा तो है पूरा कि एक आर्टिकल लिख डाला है इंडियन एक्सप्रेस में, और वो ये हाँ कह जी। रहे हैं कि भाई, ये लोग जो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी ईविल नहीं हो सकती, वो दोबारा इस पर विचार करें कि अगर डेमोक्रेसी ईविल नहीं है तो 2016 में ट्रम्प कैसे जीत गया, और 2014 और 19 में और 24 में मोदी कैसे जीत गया, और 2024 में ट्रम्प दोबारा कैसे जीत गया। तो आप जरा ये योगेंद्र यादव जी का तो भाई, वो तो महान विचारक हैं। उनके इस महान विचारक के इस महान विचार का तो कुछ समाधान निकालिए। देखिए, इसका समाधान यही है कि योगेंद्र यादव जी को अब समझ लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी की जो परिभाषा उन्होंने पढ़ी है और जो जेएनयू के उनके साथियों उन्होंने सिखाई है वो बदल चुकी है। अब डेमोक्रेसी की परिभाषा यही है जो उनके सामने है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो सोचते हैं, जिस आप विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को आप पोषित करते हैं, उसके वृक्ष को आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो जो है वो अब पिछले जमाने की बात हो चुकी है। वो सब गुजर चुका है। और ये जहां से निकल के आए, आप सब लोग जानते हैं कि वो जो वामपंथियों की नर्सरी है, ये उसी का ही पेड़ है। अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, आशुतोष, ये सब लोग उसी के ही पेड़ हैं। समय समय पर रहते हैं। देखिए, आशुतोष इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने लिखा कि बटोगे तो कटोगे, चुनाव आयोग की चुप्पी शर्मनाक है। सर जरा दिखाइए इसको ध्यान से लोगों को। हाँ, ये तो वो कह रहे हैं कि शर्मनाक है इस पे ये देखिए चुनाव साहब, आयोग की चुप्पी। बटोगे तो कटोगे, ये हमारा मग है। ये आप लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो लेना चाहे। जी जी, ये तो लेंगे ही सब। टी शर्ट और ये सब एक साथ लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। और इसे पहन के घूमना भी चाहिए और इसे ऑन करना चाहिए। और देखिए, अब तो योगी जी और मोदी जी सब ने एक सुर में सुर मिला दिया है। अब तो टोन सेट हो गया है सब। और मुझे लग रहा है कि ये जो एक तरह का जो ये एक एंथम बन गया है, बटोगे तो कटोगे। और वो जो अभी महाराष्ट्र को लेके गाना रिलीज किया है इन्होंने, एक छोटा सा 1 मिनट का, उसमें तो कमाल ही कर दिया है। इतना आक्रामक बीजेपी का कैंपेन कभी नहीं देखा हमने जितना महाराष्ट्र को लेकर फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। देखा है आपने वो? वो मैंने कुछ देखा तो है, 2-3 देखे हैं। कौन सा आप प्रेफर कर रहे हैं वो? पता नहीं, वो एक आया है 1 मिनट का, वो उसमें है, वो 1 मिनट के करीब उसमें खत्म हो जाता है। उसमें इसी इसी थीम पे वो बनाया गया है। तो हाँ, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक हो, एक हो तो सेफ हो। एक हो तो सेफ हाँ, हो, सब एक ही कहानी कह रहे हैं। अब इन लोगों ने बताया ना, इन्होंने जो कहरा पढ़ा है ना, जो ABCD इन लोगों ने सीखी है योगेंद्र यादव ने, तो इन्होंने तो वही सीखी है। ये वो वामपंथी हैं कि साहब
कभी जब सोवियत संघ एक हुआ करता था, वहां पे बारिश होती तो यहाँ छतरी लेके निकलते थे दिल्ली में। याद है नहीं और वो हुआ करते थे ना, वो कहते थे कि साहब चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन। हाँ, और एक आपको याद होगा कि हम बचपन में हम एक किताब पढ़ा करते थे, सोवियत संघ के नाम से किताब आती थी, बहुत एकदम ग्लोसी पेपर्स की, हाँ, बहुत बढ़िया बाई किताब आती पोस्ट आया करती थी। तो वो सारे जो है कम्युनिस्ट उसी को पढ़ा करते थे। और उसकी जो है, मैं तो, मेरे एक दोस्त था जावेद, बचपन में मेरे साथ पढ़ा हो, अब तो पता नहीं कहाँ है वो, चौथी पांचवी तक मेरे साथ पढ़ा। तो उसके घर पे आती थी, उसके पापा मंगाते थे, तो मैं उससे कहता था भाई मुझे दे दे वो। मुझे उसके जो चिकना कागज है उसके कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाने में बड़ा मजा आता था। मैंने कहा यार मैं इसका कवर चढ़ा दूंगा अपनी कॉपी के ऊपर। तो वामपंथियों का तो साहब ये रहा है कि इन्होंने उधार की, इनकी सारी की सारी पढ़ाई है, इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, सब उधार की है। इंडियन उससे कुछ इनका लेना देना है नहीं। अब इन्हें थोड़ा सा रियलाइज होने लगा है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी राजनीति को देश में चलाया, जबकि इनका केरल में जो आखिरी दिया है वो भभक रहा है, बस बुझने वाला है। तो योगेंद्र यादव जैसे लोगों से और क्या उम्मीद करी जा सकती है। और बात यह है कि ये लोग इतना सब कुछ, जनता इतना क्लियर कट मैसेज दे रही है, उसके बाद भी ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो वामपंथियों की नेचर है। आप इनसे बहस कीजिए, मैं कभी कभी कोई पोस्ट डाल देता हूं तो पता लगा कि मेरे नीचे किसी एक वामपंथी पत्रकार ने कोई पोस्ट लिखी, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया, तो वो फिर रिप्लाई करेगा, मैंने फिर रिप्लाई कर दिया तो वो फिर रिप्लाई करेगा। इन वामपंथियों में एक बड़ी आदत होती है कि आखिरी रिप्लाई इनका ही होगा। जब तक आप खुद थक हार के नहीं बैठ जाएंगे तो ये उस पर कमेंट करते रहेंगे, अपनी बहस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इन्हें बहस करने की आदत होती है, और जब कोई दूसरा अपना तर्क देता है तो उस पर इन्हें मुस्कुराने की आदत होती है। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, असली ज्ञान तो हमारे पास है। तो योगेंद्र यादव है, इन लोगों को छापते भी हैं। और देखिए इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो अखबार हैं, इन लोगों को तो छापते हैं ऊपर की तरफ, जो अपर हाफ होता है पेज का। योगेंद्र यादव को तो जगह वहां मिलेगी, जब राम माधव लिखते हैं या कोई रुचिर शर्मा या कोई और लोग लिखते हैं तो उनका छापते हैं नीचे की तरफ। ऊपर हमेशा मिलेगा भानु प्रताप मेहता का और इसका योगेंद्र यादव का, इनका टॉप पर ही मिलेगा। प्रताप भानु मेहता जी, अब आपके आपके चैनल पे रोज हर बार अब प्रताप भानु मेहता का जिक्र हो रहा है। जब तक उन्हें राजस्थान से हटवाएंगे नहीं, हम उनका जिक्र करते रहेंगे, जिससे भजनलाल जी और इन सब लोगों को पता लग जाए। अब भाई पता लग जाए उसके बाद भी तो अब क्या कर सकते हैं। देखिए लेफ्टिस्ट से डरते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री इत्यादि हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनसे इनसे सब लोग डरते हैं। और इन्हें आज भी एक क्या कहते हैं कि एक तरह का इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स ही कहूंगा, हाँ, कि इन्हें इनके लिखे हुए पे और इनकी विचारधारा वाले जो प्रकाशन हैं उन पर ये ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, बाकी लोगों को ये मूर्ख समझते हैं। अब देखिए चंद्रचूड़ पे है, अगर उसने कैरवाइन ने स्टोरी कर दी तो आप देखिए ना पूरे सप्ताह वही कहानी चलती रही। इससे पहले भी कितने सीजीआई रिटायर हुए हैं, कभी इतनी चर्चा इतनी बहस आपने देखी किसी पे होती हुई जितनी डीवाई चंद्रचूड़ पे हो रही है। अच्छा वो जो उसने लिखी है वो तो भाई वो भी पेवॉल के पीछे है। तो हमको किसी को तो पढ़ने को मिली नहीं। अब जिसको पढ़ने को मिली वो पढ़े, और उस पे क्यों चर्चा हो रही है। इनके ही क्लब में चर्चा हो रही है, पब्लिक को तो कोई लेने देना है नहीं उसे। पब्लिक कौन पढ़ेगी उसे, 2,500 रुपए खर्च करके कौन पढ़ेगा। जितना अंश हमने उसके बता दिए, लोग उसी से समझ गए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए वो क्या है कि अगर आपने देखा हो, उसका अजीत अंजुम ने इंटरव्यू भी किया था, सौरभ दास नाम का रिपोर्टर है, और मुश्किल से ऐसा होगा 28-30 साल का। 28-30 साल के जर्नलिस्ट से आप उम्मीद मत कीजिए कि वो सीजीआई पे 44 पेज की रिपोर्ट खुद लिख सके सर। उसे वो सुप्रीम तो कोर्ट के लिख कुछ के आई वकीलों ने, होगी साहब, वो जी, नहीं नहीं उसे नहीं तो नहीं, वो लिख के वो आई सारी होगी लिख के दे वहाँ, गई। हाँ यूएसए से लिख के आई होगी साहब। हाँ, वो तो कोई बैठा होगा वहां पे, कोई रिटायर्ड जज या कोई इस तरह के लोग जो वो देखिए चंद्रचूड़ से अभी क्या खुंदक है, खाए बैठे। कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने एक लेख लिखा। तो राहुल गांधी ने जो लेख लिखा उसको लोगों ने ट्रेस हाँ कर लिया कि साहब कि वो जो है वो 2012 में किसी एडमंड बर्क नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा था। उसमें उन्होंने हाँ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। हाँ, उसने लोगों ने ट्वीट उसका भी किए मजाक थे। और उड़ाया। मैंने भी उसके ऊपर पूरा एक सोलो किया था, और मैंने ये दिखाया हम्म था कि भाई ये देखो ये एडमंड बर्क का है, इसमें ये बातें इन्होंने कही हैं। और जो चेंजेस भी किए हैं वो भी मजाक ये बना कि साहब ये चेंजेस भी एआई से किए गए हैं।
ये चेंजेस करने की भी औकात जो है वो राहुल गांधी की नहीं है। तो इसी तरह से चूंकि वो राहुल तो गांधी राहुल हैं तो गांधी पे उतना कोई ही कीबोर्ड कर चलाना सकते थोड़ा हैं। आता है। राहुल गांधी पे आप सोचते हैं कि मोबाइल में वो या फिर लैपटॉप पे वो करना आता है क्या? मैंने तो सबसे शुरू में जब वो जिस दिन वो देखा आर्टिकल छपा हुआ, तो मैंने सोचा कि यार रघुराम राजन जैसे आदमी से लिखवाया। मैंने कहा जब मैंने पे आर्थिक नीतियों पर इस पे बात कर रहे हैं सारा कुछ, तो जब उसे थोड़ा सा आगे पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये रघुराम राजन का लिखा हुआ नहीं है। रघुराम राजन नहीं लिख सकता ये सब। तो बाद वो में तो पता लिखवाया चला गया। कि वो तो एडमंड बर्क का था और हाँ उसमें थोड़े बहुत जो है इनकी टीम ने चेंजेस कर दिए होंगे, वही उन्होंने अपने नाम से छाप दिया बगैर समझे हाँ, बूझे अरे कि क्या लिखा जा रहा है। इतना काम तो सर जयराम रमेश कर देगा, कर और देता जो है। बातें कही जा रही हैं वो भी जो है वो काम सारे उनके दादी जी और दादी जी के पिताजी ने किए हुए सारे के सारे। हाँ, तो अब उसके लिए तो क्या किया जाए, लेकिन लेकिन एक मजेदार काम हुआ सर उसमें। जिस दिन वो हम्म, छपा, उसी हम्म। दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे अमेरिका के। उसका कोई शोर नहीं मचा, उसका कोई शोर नहीं मचा। वरना ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सारे के सारे उस पर डिबेट करते, उस पर वीडियो बनाते कि देखिए राहुल गांधी ने क्या लिख दिया। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने जो इन्हें धक्का दिया है ना एकदम, ये सब उसमें गश खा के गिर पड़े। इन्होंने कहा कि यार राहुल गांधी को भूल गए ये सब, अब डोनाल्ड ट्रंप को कैसे कंडम करें, ये सब उसमें लग गए। कई वीडियो बनाए रवीश कुमार ने, तो कई वीडियो बनाए डोनाल्ड ट्रंप पे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे आइए में ये जरा, क्यों नहीं जब लिखा। आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले ही दिया तो डोनाल्ड ट्रंप का जो क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे भाई लोगों पर, वो थोड़ा मैं आपको मैंने 2 थ्रेड्स निकाले हैं, 2 थ्रेड्स को मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। ये देखिए पहला, और आरंभ जो है वो हमारी राणा बीबी से, वैसे भी राणा बीबी जो हैं वो बहुत इस समय चर्चा में आ गई हैं, क्योंकि उनके जो लीगल और इल्लीगल हरकतें हैं उन्होंने पंगा ले लिया किसी हिंदू फोबिया नाम के एक हैंडल से, और हाँ, उसे उसने कह रही इनकी है कि मुझे बखिया उधेड़ धमकी दी। दे रहा है। हाँ, उसने इनकी बखिया उधेड़ दी, सारी चीज़ें जो है इनकी निकाल के रख दी, तो अब इनके जो है खतरे में आ गए हैं कि भाई इनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। अब ये देखिए राणा अय्यूब ने क्या कहा, जेनोसाइड, यानी ट्रंप जीता और उसको ये कह रही है नरसंहार। कितना किसका? कष्ट हुआ देखिए आप राणा अय्यूब किसका? को। कोई पूछे इससे किसका हुआ? राणा अय्यूब का ही हुआ और तो किसका हुआ। अब आकार पटेल क्या कह रहे हैं, What sort of place again chooses unhinged, riot-enabling, demagogue, narcissist? अच्छा, ये सारी चीजें जो है ये मोदी के लिए भी यही भाषा उपयोग में लाता है ये आकार पटेल। ये इनकी आदत होती है, भारी भारी शब्द लेके आते हैं ये लोग। पहले तो लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे इन्हें कि क्या मतलब है इनके। और मणिशंकर अय्यर जी क्या कहते हैं, ये देखिए। हाँ, ये तो खैर, ये तो उन्होंने एक पहले दिन तो ही कह दिया मुझे था। बहुत अफसोस होता है ऐसे चरित्र के आदमी को जिसका इतिहास में लिखा है वो वेश्याओं के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए। ऐसे जलील आदमी को लोगों ने प्रेसिडेंट चुना है। ये तो उसी दिन इनका वीडियो आ गया। अब वो तो आ गया था इनका, लेकिन अगर इनसे ये कोई पूछे कि भाई जरा चाचा नेहरू के जो लव अफेयर्स हैं उनके बारे में भी तो थोड़ा बात कर लो, हम्म, ना उनके उससे और इन्हें क्या एडविना दिक्कत है? के, पद्मजा हम्म, नायडू के, सारा भाई के, और कितने सारी पता नहीं कितनी तितलियों को अपने चारों तरफ रखते थे वो। तब लोग जो है वो तुरंत जो है आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात करने लगेंगे। ये ये कह रही है देखिए। बिसाइड्स नेतन्याहू एलन मस्क मस्ट बी हैप्पीएस्ट मैन टुनाइट। तो है भाई भाई राणा वो तो, बीबी। अरे वो तो छाती ठोक के आया है। और शुक्र मनाओ कि तुम्हें ट्विटर पे लिखने की आजादी दे रहा है सर। जब तक एलोन मस्क नहीं था, आप बताइए, हम और आप अपने अकाउंट वेरीफाइड तक नहीं करा पाते थे ट्विटर पे। बताइए आप, होता था क्या? मैंने कई बार कोशिश की, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, लेकिन कभी ट्विटर वेरीफाइड नहीं हुआ। वो तो पेड वाला ऑप्शन एलोन मस्क ने खोला आके, उसके बाद हम करा पाए अपने। अब ये देखिए, ये है मिस्टर संदीप, कौन कौन से क्या संदीप मनु। कह रहे एलन्स परचेज ऑफ ट्विटर हैज पेड ऑफ। आहा, ये इतने दुखी हैं बताइए आप। डिक्टेटर्स वर्ल्ड वाइड रिजॉइस
बिटकॉइन बिलीवर्स सेलिब्रेट, एलन फैंस बी कॉशियस। अब की बार ट्रम्प सरकार। हाँ, वहां पे एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, तो यहाँ पे जो है अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। यहाँ मोदी जी जीत गए, वहां ट्रम्प जीत गया। बढ़िया है, सही है, क्या दिक्कत है। अब ये संजय हेगड़े ने रिपोस्ट किया है भाई, देखिए ये देवाशीष बसु का। अब ये एक, जैसे ही ये जीता तो हमारे लेफ्टिस्ट ने क्या किया, हमारे लेफ्टिस्ट ने दूसरा नैरेटिव चलाना शुरू किया। उन्होंने ये कहना शुरू किया, अरे भाई ट्रम्प आएगा तो हमारी इकोनॉमी जो है वो खराब हो जाएगी। अरे लेफ्टिस्ट हो, तुमने इकोनॉमी की परवाह की कब? अब तुमको इकोनॉमी की परवाह होने लगी। जिन लोगों ने वही सोशलिस्ट इकोनॉमी चलाई और स्कैरसिटी इकोनॉमी चलाई, लोगों को प्रोडक्शन नहीं करने दिया, फ्री मार्केट नहीं आने दी, और जब इंडस्ट्री को फ्री किया तब जाके यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो समृद्धि आई। वो ये कह रहे हैं कि साहब कि ट्रम्प के आने से हमारी मार्केट्स जो है वो खराब हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग डॉलर कुड बी बैड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। अरे यार, लेफ्टिस्ट को मार्केट, ये तो पूंजीवाद के खिलाफ है ये सब लोग, तो अब बताइए, उल्टी पर। ये हाँ जी। मार्केट के बारे में चिंतित हो गए। हाँ, और अमेरिका के सारी जो बिजनेस लॉबी है खुश है ट्रम्प के आने से। यही बात हमारे एम के वेणु साहब, जानते हैं ना एम के वेणु कौन है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इनके कौन अरे है। वायर के फाउंडर। अच्छा, वायर के तो वही सिद्धार्थ वरदराजन थे, वो है को ये। फाउंडर है ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी वही कह रहे हैं, इम्पोज प्रपोज ट्रम्प इम्पोर्ट टैरिफ। अब इनको कुछ नहीं है, सारे लेफ्टिस्ट जो हैं वो टैरिफ्स के बारे में, मार्केट्स के बारे में चिंतित है आजकल। बताइए, लेफ्टिस्ट इन मार्केट्स। बताइए, तो यही सागरिका संदीप भी है घोष ये क्या कह रही है? वापस। सागरिका घोष क्या कह रही है? ये कह अच्छा, रहे ये हैं यूएस, राजीव कुमार। ये कह रहे हैं यूएस ऑल पेपर बैलेट्स काउंटेड डन एंड डस्टेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। इनको मूर्ख राज को ये नहीं पता है कि अभी तक सारे पेपर आज कल लास्ट 5 रिजल्ट आया तारीख है। से 13 तारीख हो गई आज। कल आया है लास्ट रिजल्ट, अभी वो कौन सी उसका था? स्टेट एरिजोना का, का कल आया है। एरिजोना का। हाँ, और वो भी जो है, ये जो रिजल्ट देते हैं ना, इस हिसाब से देते हैं कि भाई जो गैप है वो जितने बाकी बचे हैं उनसे ज्यादा हो गया है, तब देते हैं। अभी तक पूरे नहीं काउंट हुए हैं, अभी तक। हाँ, और ये एरिजोना तो स्विंग स्टेट्स में था जो लास्ट में आया। हाँ हाँ, बाकी कैलिफोर्निया अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। जी, इन्हें मूर्खों को पता ही नहीं है ये सब। मैं बता रहा हूँ ना, ये अरे अधूरा साहब, ज्ञान वहाँ तो लेके बड़ा पैदा हुए हैं। अजीब सिस्टम है। वो आते हैं, जितनी देर ऑफिस टाइम होता है उतनी देर काउंट करते हैं, फिर बंद करके चले जाते हैं। जी, अगले दिन ऐसे ही फिर होता आते हैं, है। फिर काउंटिंग शुरू करते हैं। वहां की जनगणना, वहां की तो मतगणना ऐसी है सर, जैसे यहाँ हमारे यहाँ ग्राम प्रधान के चुनाव में होती है। अरे बंडल सर, लेके ग्राम बैठ के। प्रधान की तो हम 3 घंटे में दे देते हैं रिजल्ट। वो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से, लेकिन तरीका इनका वही है, ग्राम प्रधान वाला ही। बाकायदा डेस्क लगी हुई है, वो अपना बंडल लगा के रखते हैं, गिनते रहते हैं आराम से बैठे। और देखिए सागरिका जी क्या कह रही हैं। अरे अरे, देखिए आज तक कोई महिला नहीं बन पाई प्रेसिडेंट। कितनी दुखी है। इंदिरा गांधी। इसमें अच्छा, ट्रंप की जीत में ये बहुत बड़ा चलाया है लोगों ने कि ये जो है ये नारीवाद के खिलाफ है। पहले भी इसने जो है महिला को हराया था, इस बार भी महिला को हराया है। अरे भाई, तुमने क्यों खड़ा किया ट्रंप के सामने महिला को? करते ना उसे बुढ़ाऊ को, बाइडेन को, क्यों नहीं दोबारा किया? साइमा का भी दुख देख लीजिए। वो तो वही है, जैसे यहाँ कहते हैं अडानी, ऐसे ही एलन मस्क है। ये देखिए, ये आकाश रंजन कपूर जी हैं, ये थोड़ा थोड़ा सच बोल रहे हैं। हार्ड पिल टू स्वॉलो। इनको बहुत दुख हो रहा है। विमेन्स राइट लूजेस, प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट लूजेस, एम्पैथी टुवर्ड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी लूजेस। यस, ये सारी की सारी चीजें जो है ये सब बकवास थी। दिस वाज ऑल लेफ्टिस्ट नॉनसेंस, सो इट हैड टू लूज। सही बात है। लीजिए, निखिल तनेजा, अशोक कुमार पांडे, सारे के सारे, मिनी नायर, रवि नायर। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है साहब। Bugs are experiencing their June 4 और November 5। बिल्कुल सही है साहब, हमने तो फुल आनंद लिया, और 2-3 दिन तक लिया हमने तो आनंद। खूब वीडियो बनाए इस पे। वीरदास क्या कह रहा है? मैन ओबामा would have won this shit by now।
उनको ओबामा की याद आ रही है पुराने जमाने की। ओबामा का तो सारा किया ही धरा है। असल में सेंटिमेंट ओबामा के खिलाफ ही था इस बार लोगों का, कि ये जो पीछे से सरकार चला रहा है ना बाइडेन की, उसके खिलाफ था सेंटिमेंट। जो अभी चीजें आर्टिकल्स आ रहे हैं सामने, उनमें ये चीजें सामने आई। ये देखिए साहब, श्रेया धनवंतरी जी क्या कह रही हैं। इनको जो है 4 जून और 5 नवंबर दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। अब ये सुमंत रमन साहब जो है, इनका भी दुख जो है देखने वाला है। पीपल डोंट रियली केयर अबाउट ऑनेस्टी और डिसेंसी। यही तो हमारा योगेंद्र यादव कह रहा है। हाँ, डेमोक्रेसी इज इविल। बिल्कुल। तो ये वामपंथी तो इसमें बिलीव ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। चाइना में वन पार्टी का हो ही गया है, रूस में देखा ही है क्या हाल हुआ है इनका। और आपकी प्रे आरफा जी क्या कह रही हैं? लुक्स लाइक दिस इज इट। आरफा जी ने कई और भी ट्वीट किए थे बड़े दिलचस्प। वो गजा वाजा को लेके भी इन्होंने किए थे। वो तो आरफा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो अमेरिका में ही है। मैंने तो कहा था उस दिन ट्वीट करके इनको कि भाई अब देखिए, आप मोदी जी जीते तो आप अमेरिका चली गई, अब ट्रंप जीत गए तो आप ईरान चले जाओ। तो ईरान सबसे सेफ है। आपके प्रिय खाजदीप जी क्या कह रहे हैं, ये देखिए। ये क्या कह रहे हैं? In the eyes of law, Donald Trump is the convicted felon. In the eyes of America's complicated electoral system, he is इसके edging बाद closer to इसकी इतनी becoming बैंड president. बजाई लोगों ने राजदीप की कि उसके बाद बोला ही नहीं है। ये असल में ये इलेक्टोरल जो सिस्टम है ना, उस पर सवाल उठा रहा है ना, ये इस तरह की बात कर रहा है। देखिए ये नहीं हुआ ना, वो तो पॉपुलर वोट भी जीत गया। हाँ, वो तो सब कुछ जीत गया, ओवरऑल वोट भी जीत गया। अरे सर, अगर वो कहीं पे हो ना, वो जो एक मैप आया है अमेरिका का जिसमें ब्लू डॉट्स और रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर वो स्क्रीन पे आप दिखा सकते हो ना, वो बड़ा गजब का आया है। मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी ने नारा दिया आपकी बात 400 पार, तो 400 पार की तरह रंग वहां हो गया है सारा। सब जगह लाल लाल दिखाई दे रहा है, वहां पीला कोने कोने में पड़ा हुआ है करताए में, वो नीला सब लाल दिखाई दे रहा है। 400 पार वहां हो गया। प्रीति चौधरी क्या कह रही है? प्रीति चौधरी कह रही हैं कि ये ट्रंप जो है वो इतना बदमाश है कि इसने 2-2 बार महिलाओं को हराया है। हाँ, वही सागरिका घोष को दरअसल क्या है कि प्रीति चौधरी को ग्रूम कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई, तो जो सागरिका घोष लिखेंगी वही ये फॉलो करेगी। ये राजदीप नौकरी छोड़ने के मूड में है, उसकी जगह ये प्रीति चौधरी ही लेने वाली है वहां। वो उससे भी गई बीती है वो। ये राहुल गांधी जी जो है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कमला हैरिस को भी सांत्वना दी है। कमला हैरिस को भी कमला हैरिस को सांत्वना दे रहे हैं ना सर। एक बात बताइए ना, कि ये वर्ल्ड के लीडर से ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप मोदी जी को बधाई दें तो मुझे भी सांत्वना दे। राहुल गांधी को किसी ने सांत्वना दी नहीं है, आपने वालों को। तो इन्हें ये लगता है कि यार हमें कोई पूछता ही नहीं है, बताइए। और इस बात से सर एक भी पुष्टि हो गई कि कमला हैरिस से जो मुलाकात वाली खबरें थी कि राहुल गांधी से मुलाकात उनकी फिक्स हुई थी वहां, उस खबर की भी पुष्टि हो रही है सर इस बात से। कमला हैरिस से संपत्ति है इनको। अब ये जो है ये अमेरिका का अधिकार है। The anti-nationals are the same wherever you go. In Bharat, they said Modi would never become PM, and yet he is in his 3rd term. In US, they said Trump would never become president, and yet he won in 2016, and now again in 2024. कितने कष्ट में हैं लोग, कितने कष्ट में हैं, कितने कष्ट में। अच्छा, स्वरा भास्कर वाला दिखाइए, ये ऊपर वाला ट्वीट। स्वरा भास्कर ने तो जो है अपने पति के लिए क्राउड फंडिंग चलाई हुई है कि मेरे पति पे चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है। तो ये तो साहब ये वन सेट ऑफ जो है आपका, जो ये था मैंने आपको दिखा दिया। अब आप इसके ऊपर कमेंट करें कि साहब ये क्या था। हाँ, मेल्ट डाउन है जिसे हम और आप नई भाषा में कहते हैं। आज की भाषा में जो सोशल मीडिया की भाषा है, ये मेल्ट डाउन ही है, उसी का ही प्रतीक है। और ये मेल्ट डाउन जो है, मुझे लगता है कि अब ये एक्सटेंडेड मेल्ट डाउन होने वाला है। अभी जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं, मैं आप लोगों के वीडियो देख रहा था, आपने और वरुण ने जो किया था अभी, उसको भी मैंने देखा था।
तो महाराष्ट्र से भी खबरें काफी पॉजिटिव आ रही हैं और सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस काफी बढ़िया प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जहाँ पे ये उद्धव ठाकरे और शिंदे वाले हैं सामने सामने, शिंदे का पलड़ा वहां भारी बताया जा रहा है। ये भी खबरें आ रही है। तो ये बेल्ट डाउन लंबा चलने वाला है सर। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने किताब लिखी थी एक, और उनकी किताब इसी महीने आने वाली थी। तो मैंने कहा कि भाई आपकी किताब डिले होगी। उन्होंने लिखी थी लोकसभा चुनाव पे, उसके अच्छा। बाद फिर हरियाणा का चुनाव हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार सोचा कि हरियाणा का चैप्टर भी उसमें जोड़ दूं। तो वो कह रहे हैं कि यार अब सोचता हूँ कि महाराष्ट्र और झारखंड का जोड़ के तभी रिलीज कराऊंगा इसको, किताब को। तो उन्हें लग रहा है कि नतीजे उसी दिशा में जाने जा रहा है जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है, उसी तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। और सर आपको वो वाला मेल्ट डाउन पता लगा है कि नहीं, जो हमने उस पर वीडियो भी बनाया, बड़ा धमाकेदार, जो ब्रेकिंग शुभांकर मिश्रा का जो पॉडकास्ट वायरल हुआ। हाँ, वो भी चर्चा करनी थी आपको कि जी वो जी, जो आप मैंने आज ही वीडियो बनाया उस पे। हाँ, वो वो तो मैंने देखा कमाल हो गया आपका वीडियो। साहब, उसने तो मैंने कमाल आपका कर दिया। वीडियो देखा तो हमारे जी विनोद कापड़ी जी की जो हमें तो पता था, हम तो उनके जो पार्किंग अफेयर्स थे उन्हीं के बारे में चिंतित रहा करते थे। ये तो और भी बड़ी बातें हो गई। और हमको नहीं, तो यही पता था बिल्कुल कि वो सही। साँप, बिच्छू इत्यादि जो है वो उसमें स्पेशलिस्ट हुआ हाँ, करते थे। वो लेकिन सांप ये बिच्छू जो जो है इन्होंने पहले तो भास्कर में चलवाए, खूब भास्कर ऑनलाइन में ये एडिटर वगैरह रहे, फिर उसके बाद रजत शर्मा के यहाँ चले गए थे। देखिए मैं बार बार क्या कहता हूँ संजय जी, मैं आपके वहाँ जयपुर डायलॉग में भी मैंने ये बात कही थी मंच से। मैंने कहा कि रजत शर्मा को लेके सब लोग ये सोचते हैं कि रजत शर्मा जो है वो मुख्य धारा वाले और मोदी उनमें प्रो मोदी चैनल्स में है। सारे वामपंथी वहां से निकले हुए हैं सर। अजीत अंजुम भी उसके यहाँ काम कर चुका, विनोद कापड़ी भी इंडिया टीवी में काम कर चुका। इन सब को लेके ये साथ चलता था। और शुभांकर वाले उसमें विक्रांत मैसी से बात करते हुए शुभांकर ने साफ तौर पर कहा कि मेरे संपादक ने कहा था कि भैया उन बच्चों के मुंह से ये निकलवाओ कि मोदी अंकल ये आपने क्या करवा दिया, जो सूरत वाली घटना हुई थी। और अभी एक पत्रकार है राजस्थान का, जो वो कौन सा घटना हुई हाँ, हाँ, थी। वो हमारे यहाँ आया करते हैं, जितेश जेठानंदानी जी। हाँ 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 हाँ, उन्होंने भी, उनका वीडियो भी एक देख रहा था मैं भी। वो कौन सी घटना थी, बाबर क्या वो जोंस वो क्या। वो वो रकबर जो था वो हाँ, मारा गया रकबर था। रकबर वाली। तो उसको जो है वो गोहत्या के मामले में मारा गया था। हाँ, और तो उसको उन्होंने ये कहा कह था रहे कि थे वो कि वो मुस्लिम है, सोचा तो थे उसकी उसकी माँ का गाय के साथ खड़े करके तब बाइट लेना उसकी। गो तो सेवक ये बता दो विनोद उसको। कापड़ी था, ये भी विनोद कापड़ी था। तो मैंने तो उसका विनोद कापड़ी का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें उसने ये स्वीकार किया कि मैंने कहा कि भाई तुम मोदी जी जो है वहां पे जाएंगे और वाराणसी में पूजा करेंगे, फलाना करेंगे, उन सब के बजाय वो दिखाओ कि वहां नाले में बनारस में सफाई नहीं हुई, इतना पुराना नाला है, वो सब चीजें दिखाओ। तो उसने कहा कि भाई रिपोर्टर ने मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं ऐसी वीडियो नहीं, मैं ऐसी कवरेज नहीं कर सकता इस तरह की निगेटिव। तो उसने कहा कि ठीक है फिर नहीं कर सकते तो, और अगले दिन उस लड़के ने रिजाइन कर दिया। मतलब ये विनोद कापड़ी एक्सेप्ट कर रहा है एक इंटरव्यू में, मैंने भी दिखाया, मैंने वो पूरा वीडियो दिखाया उसका 2 मिनट का अपनी वीडियो में। उसने स्वीकार किया कि मैंने जानबूझकर उसे ऐसी खबर दिखाने के लिए कहा कि अरे यार मोदी जी का रेड कारपेट है, वहां बनारस में जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, वो तो सभी दिखाएंगे, तुम कुछ अलग चीज दिखाओ। और इसी वजह से इन्हें निकाला गया मुझे लगता है वहां से। हेमंत शर्मा संपादक है वहां के, तो कुछ बात बिगड़ी होगी, वो आमने एक वो सामने। भी तो दिखाया गया था जिसमें हेमंत शर्मा से पूछ रहे हैं मोदी जी हाँ कि हाँ, मेरे विरोधी सारे जितने भी हैं दुश्मनों सब को रख तुमने लिया। इकट्ठे कर रखे हैं। वो भी चल रहा है, उसके स्क्रीनशॉट भी लोग आज शेयर कर रहे हैं। उसमें ये कहा कि वो बाहर स्वागत करने के लिए वो TV9 के मालिक थे, वो साउथ इंडियन है, जो हेमंत शर्मा खड़े हुए थे और विनोद कापड़ी, ये 3 लोग स्वागत कर रहे थे। तो जैसे ही वो आए हेमंत शर्मा से मिले, तो संपादक उनके जो मालिक थे उनसे कहा कि भाई क्या बात है, सारे मेरे दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया यहाँ। तो विनोद कापड़ी ने तो हंस के टाल दी वहां, लेकिन अंदर अंदर जाके अजीत अंजुम को बता दिया कि भैया तुम्हारे बारे में मोदी जी ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। अजीत अजीत अंजुम अंजुम ने तो कहाँ है? ये इंटरव्यू में बताई थी अपने। अजीत अजीत अंजुम अंजुम ने ने तो अभी ये तक बात स्वीकार, अमेरिका के बारे में कुछ बोला या नहीं बोला? नहीं नहीं चुप है वो तो। और देखिए मैंने इसमें भी कहा था कि शुभंकर मिश्रा जो बात कह रहा है कि आपने मुझसे कहा था कि ऐसी खबर लाओ बना के मोदी जी के अगेंस्ट, उस पे भी इन दोनों बदमाशों का कोई ट्वीट नहीं आया। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ इन्हें, लगातार इन्हें टैग कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। मैंने कहा भाई बोलते क्यों नहीं है तुम, या तो इसकी पुष्टि करो या खंडन करो, दो ही चीज तो होती है सर भाई, या तो ये सच है या ये झूठ है। चुप चुप रहोगे तो फिर लोग सच ही मान लेंगे इसको। अगर आप इस तरह से चुप रहोगे तो आपको जवाब देना चाहिए
कि नहीं ये गलत कह रहा है, ऐसा नहीं कहा गया था। लेकिन उस कहेंगे तो फिर वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाएगी कि साहब ये तो स्वीकार कर रहे हैं खुद। और सबसे मेन बात है कि इसे अमित मालवीय ने ट्वीट किया, और अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए शुभांकर के उस वीडियो को लिख दिया उसमें कि जिस समय की शुभांकर बात कर रहा है विनोद कापड़ी संपादक था, और उसके बाद अजीत अंजुम भी उस चैनल में था, बाद में दोनों छोड़ के चले गए। ये तब की बात है, उसने खुलेआम लिख दिया। फिर तो लोगों ने पूरी इंक्वायरी कर दी, सूरत वाले उस वीडियो के लोग क्लिप तक निकाल रहे कि देखिए शुभांकर मिश्रा रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर तो लेकिन अजीत अंजुम की चुप्पी मुझे पसंद नहीं आई। अजीत अंजुम पूर्ण सर प्रसून महाराष्ट्र वाजपेयी क्या कह रहे वीडियो हैं? नहीं बना रहा, महाराष्ट्र के चुनाव कवर नहीं कर रहा है, उसने तो बिल्कुल मान लिया है कि वहां भाजपा आ रही है, वो तो घर से ही नहीं निकल रहा बिल्कुल भी। उसने तो 3-4 दिन तो उसने इसी में लगा दिए, डीवाई चंद्रचूड़ में ही। डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या लिखा, फिर किसी ने उसका वीडियो पुराना निकाल लिया कि भाई डीवाई चंद्रचूड़ की तो आपने तारीफ की थी इलेक्टोरल बोर्ड के, उसमें वो क्लिप निकाल के लिया है कोई। इलेक्टोरल बोर्ड पे जब फैसला आया था आपने तो कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ जैसा तो सीजीआई आज तक हुआ ही नहीं है। तो उनको फिर अजीत अंजुम कहते हैं कि भाई मेरी इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के लिए धन्यवाद, बस इतना कह के चुप हो गए, एक्सपोज हो रहे हैं। तो भाई जब ये सारे के सारे थे, हाँ रवीश कुमार ने जरूर थोड़ा सा कुछ किया था ये किस पे? ट्रंप के ऊपर। हाँ, ट्रंप पे तो कई वीडियो बना दिए, रवीश कुमार ने तो कई वीडियो बनाए हैं। और रवीश कुमार ने तो उसमें ये कहा था कि उसने सबसे बड़ा एनालिसिस तो उस दिन किया था जिस दिन इंडिया के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उनकी जो हेडलाइंस को लेकर, कि सब ने जो है, किसी ने इसको गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला हेडलाइन दे दिया, किसी ने गॉडफादर वाले डॉन का इसमें दिखा दिया है रूप, तो उसने कई, और दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस के, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत को किस तरीके से इंडिया के अखबार हाईलाइट कर रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया, अगर किसी भी देश में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतता है, कोई नेशनल लीडर जीतता है, तो जीतने वाले की बात की जाएगी, हेडिंग कमला हैरिस पे थोड़ी लगेगी वहां की। तो जो जीतने वाला है उसके बारे में तो छापा जाएगा। अब रवीश कुमार के साथ दिक्कत ये है कि सर उसने कभी प्रिंट मीडिया में काम नहीं किया। अगर वो प्रिंट मीडिया में काम करता तो वहां पे संपादक पहले कह देते हैं कि भाई आज अमेरिका का रिजल्ट आ रहा है, इस पे आप ये स्टोरी लिखोगे, आप ये स्टोरी लिखोगे, इतने पेज बनेंगे, एक पेज पे हम ये चीज रखेंगे, एक पेज पे ये चीज रखेंगे, हमें कम से कम 4 पेज बनाने हैं इस पे। तो वहां प्लानिंग शाम को 3-4 बजे हो जाती है इस पे। लेकिन रवीश कुमार ने कभी इस विधा में काम ही नहीं किया। वो ट्रेनी के रूप में एनडीटीवी में लगा और वहीं से वो रिटायर हो गया। तो उसे क्या पता था। अब वो इसी बात से परेशान है कि भारत का मीडिया जो है वो इसी में ही मोदी की जीत का मजा ले रहा है। वो ये कह रहा है रवीश कुमार, 4 जून वाला मजा ले रहे हैं लोग, वही जो 4 जून किसी ने वाला ट्वीट मजा किया ले था। रहा है। लेकिन जो अब महाराष्ट्र इलेक्शन में खास तौर से जिस प्रकार की स्थितियां चल रही है और जिस प्रकार से योगी जी पे ये सारे बिल के रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद भी टैकल नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखें कि जितने भी नारे बन रहे हैं, खासतौर से अगर आप उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां देखें, तो अखिलेश जी के जितने भी नारे निकल रहे हैं वो योगी जी के नारे की काट करने के लिए निकल रहे हैं। हाँ, वो तो रिदम वही है। तो पूरा का पूरा जो देश है वो ऐसा लग रहा है कि योगी जी की ट्यून पे नाचने लगाया। हाँ, वो तो कल खड़गे जी ने भी उसी ट्यून पे कुछ बयान दिया है, मैं एग्जैक्ट भूल गया खड़गे जी ने क्या शब्द यूज किए। खड़गे जी ने उन्होंने कहा भी था कि साहब जो संतों को जो है वो इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, ये कटेंगे तो बटेंगे, ये कैसा नारा है, तो आतंकवादी नारा है। और उन्होंने लिखा संतों, है, उन्होंने कहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कुछ इस तरह से, उस तरह की बात वो कही तो थी अखिलेश उन्होंने। बाबू ने किया। अच्छा, वो हाँ अखिलेश ने किया है, नहीं खड़गे ने भी एक ऐसा बयान दिया है, मुझे नहीं, अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं। खड़गे ने तो ये कह दिया ना कि साहब कि ये हाँ, संतों को शोभा नहीं देता, संतों का ये काम नहीं है, आपस में हम्म। लड़ा रहे हैं। तो आज तो योगी जी ने उसका भी काउंटर कर दिया जोर शोर से। तो ये जो योगी फिनोमेनन जो चालू हुआ है भारतीय राजनीति में, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि थीम सेट कर दिया है, और ये एक ऐसा नारा दे दिया है कि मंदिर वहीं बनाएंगे,
वो उस टाइप का नारा है और ये लंबे समय तक चलने वाला। मुझे लगता है योगी जी तो अपना 2027 का भी मामला यहीं से लेके चल रहे हैं, वो इसी पे सेट कर देंगे और ये चलने वाला है। और अब आप जैसे लोग आ जाते हैं फिर, जो टी शर्ट और मग लेके आ जाते हैं इसके तो रही सही कसर जो कहते हैं ना कि आप हवन में आहुति आप भी डाल देते हैं बीच में चलते चलते, तो कैसे ये मामला ठंडा हो जाएगा? इसको तो काउंटर करना इम्पॉसिबल है। और मोदी जी खुद एडमायर कर रहे हैं इस बात को, उन्होंने भी अब टोन यही सेट की है। तो योगी जी वाला मामला लंबा चलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये एक आइकॉनिक वो है उनका। और आने वाले समय में ये राजनीति में, खासतौर से बीजेपी की राजनीति, जैसे अभी लोग कहते थे ना कि बीजेपी की एक राजनीति की वो एक छद्म धर्मनिरपेक्ष इस तरह का बनने की जो कोशिश बीजेपी करती थी, अब ये कम से कम ये तो लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है कि बीजेपी अपने मूल एजेंडे पे वापस आ रही है। मैसेज तो जाएगा ही। आप ये देखें कि अब तो नड्डा जी तक सेक्युलर हो गए। सॉरी, नड्डा जी जैसे सेक्युलर जो हैं वो भी हाँ। झारखंड में जाके हिंदुत्व की भाषा बोलने लगे। नहीं सर, जब मोदी जी बोलेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा ना। अब कैसे करा जाए? मोदी जी ने एंडोर्स कर दिया तो अब तो बोलना पड़ेगा। अब 3 काम कर दिए अमित शाह जी ने पिछले 3 दिनों में। अमित शाह जी ने एक तो एफसीआरए वाला काम कर दिया, हाँ, ये जो एनजीओ वाला हुआ है, एनजीओज वाला, वो पूरा का पूरा स्पष्ट कर दिया कि भाई ये काम करोगे, कन्वर्शन करोगे, एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करोगे, और इस तरह के अगर आप जो है वो आंदोलनों को बढ़ावा दोगे तो आपको एफसीआरए मिलेगा नहीं, और मिला हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। ये कर दिया। ये महाराष्ट्र में बताते हैं बहुत सारे एनजीओ के कैंसिल कर दिए हैं, महाराष्ट्र में जो काम कर रहे थे। एक तो ये कर दिया। हम्म, दूसरा, वक्फ का उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हाँ साहब, वक्फ पे तो बिल आएगा ही आएगा। इसी सेशन में आएगा। इसी सेशन में आएगा। दो, तीसरा उन्होंने ये कर दिया कि साहब कि ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये भगाए जाएंगे। हाँ, वो तो वहाँ कह ही दिया, झारखंड में कई बार कह दिया। अमित शाह भी फॉर्म में आ गए, नड्डा जी तक जो है वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो योगी जी तो बिल्कुल लीड कर रहे हैं। अब योगी जी का नारा मोदी जी ने अडॉप्ट कर लिया। हाँ, योगी जी जो है ये नई जो 2024 के बाद की बदलती बीजेपी है उसके ध्वजवाहक बन गए हैं, ये कह सकते हैं। मुझे बता रहे थे, मैं महाराष्ट्र में बात कर रहा था, अच्छा। तो मुझे बता रहे थे कि साहब सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है तो वो योगी जी की है। हाँ। किसी स्टेट में नहीं होती सर, योगी जी की किसी स्टेट में नहीं है। कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो योगी जी को नहीं बुलाना चाहता? इवन तमिलनाडु में भी उनकी डिमांड थी, सब बुलाना चाहते हैं योगी जी को तो। और महाराष्ट्र में तो बहुत सारे अनुयायी होंगे इनके, मुझे लगता है बहुत ज्यादा होंगे योगी जी के। महाराष्ट्र में तो वैसे भी भक्ति मार्ग की बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ, महाराष्ट्र में तो संत माहौल। ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव और समर्थ गुरु रामदास जी, ये बहुत प्राचीन परंपरा है वहां पर भक्ति मार्ग की। जी। पंढरपुर की विट्ठल विट्ठल भगवान की बहुत पुरानी परंपरा है वहाँ। देवी की वहाँ तुलजा भवानी जो कुल देवी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनकी बहुत पुरानी परंपरा है। तो ये इतनी परंपरा वहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत ही अधिक है। और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तो जो अब साधु संत हैं, जब से इन लोगों ने ये भगवा और ये सब तमाशा शुरू किया कि साहब के भगवा का राजनीति में क्या काम है, तो जो संत समाज महाराष्ट्र का है वो नॉर्थ से ज्यादा एक्टिव है, वो उतर गया है मैदान में। बिल्कुल उतरना भी चाहिए। वहां देखे ना, पालघर और सब ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं वहां। तो ये तो मुझे लगता है कि ये वाला चुनाव तो बहुत सारी चीजों को डिसाइड करने वाला है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति किस तरफ जाएगी ये तो इसमें तय होगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा सेटलमेंट तो शिवसेना का होने जा रहा है। और वो ऐसे नहीं है वो 10-20 साल के लिए होने जा रहा है, इस तरह का सेटलमेंट होगा। ये असली शिवसेना क्या है?
और वैसे आपने क्या ये राहुल गांधी जी जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ समारोह में क्यों नहीं पहुंचे? पता नहीं सर, मैंने तो सबसे पहले आप ही का वीडियो देखा इस पे। कल शाम जब शपथ ग्रहण हुआ तो उसके बाद फिर मैंने देखा आपका वीडियो मेरे सामने आया, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ यार सही बात है, राहुल गांधी तो उसमें थे ही नहीं। क्या इसमें एलओपी का इनका क्या प्रोटोकॉल होता है क्या सर? एक देख, पहले तो एलओपी मत बोला कीजिए, ये LOO। आप तो एल डबल ओ कहलवा के आप मानेंगे हमारे से। लू। लू जानते हैं अंग्रेजी में लू किसको कहते हैं? जी जी। शौचालय। हाँ जी। पता तो नहीं ये राहुल गांधी कल वायनाड में थे, हो सकता है कि वहां पे चले गए हों कहीं पे भी कि चले गए भाई हो भाई। बैन को जिताना है। यदि यदि राष्ट्रपति का और चीफ देखिए जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ ग्रहण आप समारोह होगा तब तो आपको आना ही पड़ेगा ना। देखिए नहीं तो क्या आप है। लू बने क्यों? आपको नहीं लू मैं बनना आपको नहीं चाहिए था, पहले जैसे था मैं किसी मैं, और को बना देते। मैं बताता हूँ संजय जी। दरअसल क्या है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दो लोग, ये दोनों नरेंद्र मोदी को फेस टू फेस नहीं कर सकते। आप कभी भी देख लीजिए कि पार्लियामेंट का इतिहास है, अगर नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे हैं तो सोनिया गांधी वहां या तो प्रेजेंस नहीं मिलेंगी आपको या फिर बायकॉट करके चली जाएंगी। तो वो जो है नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने में ये बड़े असहज और असुरक्षित से महसूस करते हैं। तो इन्हें पता ही था कि वहां तो स्टेज पे रहने ही दो आदमी हैं, तीन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मोदी, उसके अलावा कोई रहना ही नहीं है। तो इसीलिए नहीं आए होंगे कि भैया मैं क्या करूंगा वहां बैठ के। और फिर वो आपने कहानी बताई है संजीव खन्ना वाली, उनके पिताजी वाली। पिताजी नहीं, तो उनके चाचा जी। हाँ चाचा जी वाली, कि उनका जो है वो नंबर था और उनको जो है ओवरलुक किया गया था। ये सब चीजें भी हैं। और देखिए आपको बता दूं मैं, आने वाले समय में जितने भी डिसीजन आएंगे वो सब उसी नजरिए से देखे जाएंगे। अगर वो सरकार के फेवर में होंगे तो फिर वही कहानियां चलाएंगे, ये सब रवीश कुमार, अजीत अंजुम के, ये संजीव खन्ना की बैकग्राउंड क्या है। उनकी तो बैंड जो है वो चंद्रचूड़ ने बजा दी। उन्होंने कहा कि खाली ये थोड़ी है कि साहब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही डिसीजन देते रहेंगे। दूसरे हाँ ग्रुप जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप वो भी तो हमको प्रेशराइज करते हैं, हम किसी और से देखिए ना, प्रेशराइज नहीं होते। इन्होंने अजीत अंजुम वगैरह ना सर उस पर बहुत वीडियो बनाए। अभी भी ये जो कैरावाइन वाला मामला हुआ कि वो गणपति पूजा में मोदी जी चले गए थे। सर मैं तो एक बात पूछता हूँ, आप ये बताइए कि अगर मोदी जी को चंद्रचूड़ के यहाँ जाना था, इन्हें एतराज इस बात पे कि उसकी वीडियो क्यों जारी की गई। आप ये बताइए मोदी जी चंद्रचूड़ के घर पे किसी निजी फंक्शन में जाते और ना उसकी कोई फोटो बाहर आती ना कोई उसका वीडियो जारी होता, और फिर अखबार वाले सूत्रों से छापते कि मोदी जी एक प्राइवेट फंक्शन में उनके यहाँ अटेंड करने गए। सर उसका मैसेज गलत जाता या जो खुलेआम गए हैं उसका मैसेज गलत गया? इन मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रही। भाई वो चाहते तो चुपचाप भी जाके आ सकते थे वहां, किसी को ना पता लगता। और उन्हें चंद्रचूड़ से अगर मिलना ही था, कोई बात ही करनी थी, तो उन्हें क्या बहाने की जरूरत है कि वो गणपति पूजा के बहाने अरे जाके ये वो बात फोन कहेंगे। होता है, वो स्पेशल फोन है वहां पर, आपको पता है कि वो जो हाँ RX फोन डायरेक्ट होता लाइन है। होती है। हाँ, RX फोन होता है जिसमें आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। वो हाँ पूरे जितने भी बड़े अधिकारी और जितने भी सेक्रेटरीज और ये सब इनके सबके पास है। हाँ। तो अगर तो बात करनी होगी तो RX फोन पे कर लेंगे ना। किसी से करवा लेते, बात कर लेते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये लोग हैं बस, क्या बताएं, हर चीज को जो है शक के दायरे से देखना, हर चीज पे सवाल खड़े करना, यही इन लोगों नहीं की नहीं, ये तो आदत बन चुकी ये तो सब रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन मैं पिछली बार जैसा हमने डिस्कस किया था ना कि भाई इस बार एक और ट्रंप के आने से एक और बड़ी दिक्कत होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई इस बार चुनाव जो है मोदी जी को 2028 में करवा लेने चाहिए। हमारा आपका भला हो जाएगा, नहीं तो पिछली बार की तरह वो फिर कहीं डेमोक्रेट्स की सरकार आ गई तो ये फिर हमारे जो है। व्यूज हैं वो डाउन कर टैक्स लगा दे, देंगे। टैक्स लगा देंगे सर। जो बाइडेन का आप भूल गए, 30% लगा दिया था यूट्यूब पे। पहले कहाँ था टैक्स? वो जो हमें टैक्स डिटेल भरनी पड़ रही है, अभी अभी आप लोगों ने भी भर दी होंगी टैक्स डिटेल्स, तो उसमें तो वो 30% लगाया था उन्होंने कि जो इसके डॉलर्स हैं, वो जो आउटसाइड इंडिया जा रहा है अमेरिका का रेवेन्यू, उस पर 30% टैक्स लगा दिया था। ये बाइडेन ने आते ही किया था, 3-4 महीने के अंदर ही।
ये तो नहीं तो हम वो सब आप करते रहो, आप टैक्स कितना भी लगाओ, टैक्स की कोई समस्या नहीं है। समस्या इस चीज़ की है भैया, हमारे व्यूज़ तो मत डाउन करो ज़बरदस्ती, जो देखिए 2024 के चुनाव में किए थे। जी, अब मुझे लगता है कि इसमें एलन मस्क कुछ अगर जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एलन मस्क से डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि भई एक ऐसी लिस्ट तैयार करो कि हम सरकारी खर्चे कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का सहयोग, क्योंकि उसने ट्विटर को कम खर्चे में चला के दिखाया, इन सारे वामपंथियों की छुट्टी करी जो ट्विटर पे बैठे हुए थे कब्जा करके, और उसके बाद प्रॉफिट में ला दिया ट्विटर को, सब्सक्रिप्शन खोल के पेड। तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ वो भी सलाह देंगे ही इस बारे में। तो उसने तो ट्विटर को एक्वायर इसलिए किया था कि साहब ये दूसरों को किसी को सुनने नहीं देते हैं, ये एक तरफा चलाते हैं। तो निश्चित रूप से अब जनवरी में काम शुरू करेंगे तो जनवरी तक प्लान लेके आ जाएंगे एलन मस्क। हो सकता है कि यूट्यूब वालों के भी कानून बैठे जाए। अब तो बड़े-बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं साहब, सारे के सारे इंडिया के फेवर के लोग जो हैं वो लगाए जा रहे हैं वहाँ कैबिनेट में। सुना है कि वो एक गुजराती है, काश पटेल, गुजराती है, अच्छा, हिंदू है, उसको सीआईए का डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं। ये सब हो गया तो भाई ये तो वो जितने भी में हैं चल हमारे, रही है। ये तो आत्महत्या कर लेंगे। एक भारतीय वो भी चल रही वामपंथी। थी, वो क्या है उनका नाम, विवेक रामास्वामी, रंगास्वामी, क्या नाम है उसका? वो जो आपने ट्वीट भी किया हुआ था, वो इंडियन ही तो है वो भी। विवेक उन्हें भी कुछ, रामास्वामी। हाँ, विवेक रामास्वामी, उसके बारे में भी कुछ खबर चल रही है कि उन्हें भी बढ़िया वो कुछ। तो वो तो ठीक है, लेकिन सीआईए जैसी संस्था यदि चली गई हाँ, एक गुजराती हिंदू के पास, तो आप जरा सोचो कितना विधवा विलाप होगा। हाँ, और सब वो बगल वाला ट्रूडो। और ट्रूडो का क्या होगा, पन्नू का क्या होगा? पन्नू भाग गया कनाडा, पता है आपको? हाँ, पन्नू भाग गया है, बताते हैं कि अभी अमेरिका में नहीं है, कनाडा भाग गया हाँ है। ना, कनाडा चला गया वो। कनाडा में भी कितने दिन बचेगा? ये तो सबसे ज्यादा भयभीत है। और देखिए अब तो लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए संजय जी, मैंने तो इस पे वीडियो भी बनाया था कि हिंदुस्तान में रहने वाला सिख अगर इन खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कनाडा में, किसी भी काम के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वहां जाके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो 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 सिख जो है देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, हर घर से एक आदमी फौज में हुआ करता था, उन लोगों में अगर इन खालिस्तान वालों के समर्थन में सेंटिमेंट्स हैं तो बड़े शर्म की बात है। मैं तो वीडियो भी बनाया था इसमें। अब देखिए नुकसान सबसे ज्यादा यही उठा रहे हैं ना, आईलेट्स वाले सारे सेंटर बंद हो रहे हैं, सब बंद हो रहे हैं। अभी कल ही रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई थी कि 60 सेंटर तो लुधियाना में बंद हो गए, उन्होंने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया। और जो होशियार थे उन्होंने जनवरी में ही ये सब सिस्टम बंद कर दिया था कि भैया अब ये आईलेट वाला जो मामला है ये बंद होने वाला है, ये कहानी खत्म होने वाली है, कनाडा के साथ संबंध इतने खराब है। तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं बच्चों का हो रहा है जिनके चांसेस थे और बेचारे नहीं जा पाएंगे। तो समझना चाहिए लोगों को कि आप क्या कर रहे हो, किसकी तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हो। तो आइए चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, वंदे मातरम।